हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके सामने दिन की कुछ खास बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आता हूं। तो एक ऐसी ही छोटी सी चर्चा आपके सामने लेकर आया हूं जो प्रभावित करती है, जो बात करती है भारत के हीरा व्यापारियों के बारे में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो रही है, उससे भारत के जो हीरा व्यापारी हैं उनमें बड़ी चिंता है। तो आप कहेंगे सर, इन दोनों चीजों का आपस में कनेक्शन क्या है? भारत के हीरा व्यापारी जो है, क्योंकि भारत जो है हीरो का उत्पादन भी करता है लेकिन ज्यादा नहीं करता। भारत में मेन धंधा जो है, भारत हीरो का एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा उत्पादक है। और भारत में मेन काम जो होता है वो होता है हीरो की प्रोसेसिंग का काम, यानी कि जहां पे खदान से हीरा जब निकलता है, रॉ हीरा जिसको हम बोलते हैं, उस हीरे को पॉलिश करना, चमकाना और उसको अच्छा करके बाहर बेच देना, यह काम भारत में बहुत होता है। आप जानते होंगे, गुजरात में खास तौर पे सूरत जो शहर है वो हीरा व्यापारियों का गढ़ माना जाता है। सूरत में आप देखेंगे हर जगह हीरे को पॉलिश होने का काम बहुत ज्यादा किया जाता है। तो हुआ क्या है, रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण क्या हुआ है, भारत में ये जो हीरा पॉलिश करने का व्यापार है, इस पर गहरा आघात लगा है, इसको गहरा झटका लगा है। और यह झटका इतना बड़ा है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में बेल्जियम के एक जो अधिकारी भारत आए थे, बेल्जियम के एक विदेश सचिव भारत की यात्रा पे थे, भारत सरकार ने बेल्जियम के विदेश सचिव के सामने यह मामला उठाया कि भैया ये रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपने जो नीतियां बनाई हैं उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे भारत के हीरा पॉलिश करने वाले लोगों के रोजगार पे संकट उत्पन्न हो गया है, इसके लिए आप कुछ कीजिए। ये मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके तार आपस में जोड़ेंगे ताकि समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका समाधान क्या है, भारत ने क्या मांग करी है। ठीक है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, 15 अप्रैल 2024 शाम को 6 बजे हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। तो आप अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार NCERT पढ़ें, किताब पढ़ें, नोट्स पढ़ें, YouTube पे पढ़ें, तो ये सारा जो बिखरी तैयारी है उससे यूपीएससी में काम नहीं चलता। आपको एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सॉलिड तैयारी करनी पड़ती है। तो वो सॉलिड तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाइए, AJ लाइव कोड लगाइए और 29,999 में हमारे इस कोर्स से जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्री और मेंस के टेस्ट मिलेंगे, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे पहुंचेंगी। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंतर्गत होगा। बिल्कुल देर मत कीजिए, आज 11 तारीख हो गई है, 15 से यह बैच शुरू हो जाएगा, तो तुरंत ही जुड़ जाइए, बिल्कुल डिले मत कीजिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं इन हीरों की कि यार ये हीरा मार्केट पे ये क्या असर पड़ रहा है। देखिए, भारत में मेन काम क्या होता है, जैसा आपको मैंने बताया, भारत में क्या होता है, हीरे जो हैं, रॉ हीरे जिसे हम कहते हैं, रॉ मतलब समझ लो कच्चे हीरे जिसे हम कह सकते हैं, रॉ हीरे, कि भाई ऐसे हीरे जिनकी अभी पॉलिश नहीं हुई। देखिए, रॉ हीरा जब निकलता है तो वो चमकता वमकता नहीं है, ये याद रखिएगा। जब हीरा खदान से निकलता है तो बस वो हीरा होता है, वो बड़े टेढ़े मेढ़े आकारों का होता है, उसमें कुछ ज्यादा चमक भी नहीं होती। उस हीरे को ढंग से काटा जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, उसके बाद ही उसमें जो चमक आती है हीरे की, वो आनी शुरू होती है। तो भारत जो है इन रॉ हीरों को मंगवाता है और भारत जो है वो बेसिकली इनकी प्रोसेसिंग का काम करता है। भारत में जो उद्योग है, खास तौर पे जैसा आपको मैंने बताया, सूरत में बहुत बड़ा एक केंद्र है ये, तो भारत क्या करता है, इनकी प्रोसेसिंग का काम करता है, ये काम भारत करता है। और उसके बाद भारत जो है दुनिया भर के देशों में इन हीरों का निर्यात कर देता है। भारत के अंदर भी कंजम्पशन है, ऐसा नहीं है, भारत खुद भी प्रयोग करता है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में भारत निर्यात करता है। और निर्यात में 65% निर्यात जो होता है वो होता है पश्चिमी देशों को। बाकी 35% जो है उसमें या तो भारत का घरेलू उपभोग है या फिर चीन, UAE वगैरह इस तरह के देश जो हैं वहां पर इसका उपयोग होता है। लेकिन 65% जो लायंस शेयर हम कह सकते हैं वो पश्चिमी देशों की ओर जाता है।
ये बात क्लियर हो गई। अब हुआ क्या, ये सवाल आता है कि ये रॉ हीरे भारत कहां से मंगाता है। तो ये रॉ हीरे जो है भारत बहुत देशों से मंगाता है, बहुत सारी जगहों से मंगाता है, और इन रॉ हीरो को मंगवाने का बेटा एक बड़ा स्रोत जो था भारत के लिए, जो है अभी भी है, वो बड़ा स्रोत जो है, एक स्रोत है, याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि सारे वहीं से आते हैं, लेकिन इन स्रोतों में से एक स्रोत जो था इन रॉ हीरो का, वो रूस था। ठीक है, इन रॉ हीरो का स्रोत जो है रूस है। रूस हीरो का एक बड़ा उत्पादक है, बहुत सारी वहां खदानें हैं, वहां पे हीरे मिलते हैं। तो रूस के हीरे भारतीय ये व्यापारी जो है मंगवाते थे, इनको पॉलिश करते थे, इनको प्रोसेस करते थे। इकोनॉमिक्स में आपको मैंने सिखाया ही है, वैल्यू एडिशन क्या होता है, मूल्यवर्धन क्या होता है, मूल्यवर्धन करके उनका निर्यात कर देते थे। ये बात क्लियर है। तो ये हीरों के निर्यात से रूस अपने हीरे जिस तरह से निर्यात करता है, एक आंकड़े के अनुसार उस पूरी प्रक्रिया से रूस की जो आय है करीब 4 बिलियन यूरो प्रतिवर्ष है। करीब करीब 4 बिलियन यूरो रूस जो है प्रतिवर्ष कमाता था इन हीरों के निर्यात से। यह बात स्पष्ट है, इतनी रूस की आय जो है हर साल होती थी। अब बेटा शुरू हो गया रूस और यूक्रेन का युद्ध, और इसमें आप जानते हो सारे पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ हैं, और सारे पश्चिमी देश ये प्रयास कर रहे हैं कि रूस जो है उसको किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ जो है वो ना मिलने पाए। ये बात क्लियर है कि नहीं है। जैसे आपने देखा होगा भारत पे बहुत दबाव डाला गया कि आप अपने घरेलू भोग के लिए भी रूस का तेल मत खरीदिए। हालांकि भारत ने इस मांग को नहीं माना। भारत ने कहा भैया हमको जहां सस्ता मिलेगा, हमारी अपनी चिंताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हमको जहां से अच्छा सस्ता तेल मिलेगा हम तो लेंगे। लेकिन तब भी देशों ने बहुत दबाव डाला भारत पे कि आप रूस से तेल मत लीजिए। भारत ने माना नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, पश्चिमी देशों ने, जिसमें क्या क्या है, जो G7 देश हैं, G7 प्लस EU, यूरोपियन यूनियन प्लस G7 देशों ने क्या कर दिया है, रूस से जो कच्चे हीरे हैं, रूस के रॉ हीरो पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि पश्चिमी देशों ने क्या कर दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई देखो, हम कोई भी ऐसा हीरा नहीं खरीदेंगे, हमारे देश में हम कोई भी ऐसा हीरा नहीं आने देंगे जिसका ओरिजिनल रॉ हीरा जो है वो रूस से आया हो। ठीक है, तो अब जैसा आपको मैंने क्या बताया, भारत के जो व्यापारी हैं, जो हीरे बनाते हैं, 65% निर्यात तो पश्चिमी देशों को ही होता था। तो अब इन पश्चिमी देशों ने यह कह दिया कि देखो भैया, अगर तुम कच्चा हीरा, रॉ हीरा जो है, अगर तुम रूस से खरीदोगे तो उस पर प्रोसेसिंग करके उसको भैया कहीं और बेचना, हम तो नहीं खरीदेंगे उसको। यह बात पश्चिमी देशों ने क्लियर कर दी है कि रूस में जो हीरे की पॉलिश होगी उसको हम नहीं मानेंगे। और यह बैन भी जो है कई तरह के चरणों में आया। जैसे शुरुआत में ये जो है 2023 में, दिसंबर 2023 में जो बैन उन्होंने लगाया था वो ये लगाया था कि जो हीरे पूरी तरह से रूस में बने हैं, दिसंबर 2023 का जो बैन था वो क्या था कि जो हीरे पूरी तरह से रूस में बने हैं उनको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये बात दिसंबर 2023 की थी, जो पूरी तरह से रूस में बने हैं। लेकिन अब मार्च 2024 में आते आते इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने कह दिया है कि अगर कोई केवल रॉ हीरा भी रूस का है, अगर रॉ जो है वो रूस का है और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो किसी तीसरे देश में भी हो रही है, प्रोसेसिंग अगर कहीं और भी है, तो भी हम वो हीरा नहीं खरीदेंगे। ठीक है, यह बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी है, इन पर भी प्रतिबंध रहेगा, हम ये हीरे नहीं खरीदेंगे। यह भी उन्होंने संकेत दिया है कि सितंबर आते आते, इस साल का सितंबर आते आते वो क्या करेंगे, न सिर्फ हीरों पर बल्कि हीरों से बनने वाली दूसरी चीजों पर, जैसे मान लीजिए कोई घड़ी है, उस घड़ी में हीरे लगे हुए हैं तो उस तरह की चीजों पर भी प्रतिबंध लगेगा। या फिर अगर मान लीजिए कोई लैब में हीरे पर काम किया जा रहा है तो घड़ी, उस पर भी प्रतिबंध लगेगा, तो घड़ी इत्यादि पर भी प्रतिबंध लगेगा। तो अब क्या हुआ है, भारत के जो हीरा निर्माता थे वो काफी बड़ी मात्रा में रूस से हीरे मंगाते थे। एक प्राथमिक कारण यह था कि रूस से हीरे उनको सस्ते मिलते थे। अब क्या है, अगर रूस के हीरे वो मंगाना बंद कर देंगे या उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे बाकी मार्केट में हीरे महंगे होते हैं। तो उनके लिए, भारत के जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या हो गया, जो रॉ हीरा है, वो रॉ हीरा महंगा हो गया। तो पहला नुकसान तो भारतीय व्यापारियों को यह हो गया कि अब वो रूस से अगर रॉ हीरा नहीं मंगाएंगे तो उनके पास हीरे मंगाने के जो विकल्प हैं वो सीमित हो गए।
तो रॉ हीरा भारतीय व्यापारियों को महंगा पड़ने लगा। दूसरा यह है कि यार अब अगर वो रॉ हीरा मान लीजिए रूस से मंगाते हैं तो उसको पश्चिमी देशों को बेच नहीं सकते, और मैंने आपको बताया कि 65% व्यापार तो पश्चिमी देशों के साथ ही है। तो चलिए इसके अलावा एक चीज अब इन्होंने और कर दी है, वो क्या है कि बेल्जियम में एक शहर है एंटवर्प। बेल्जियम का सबसे बड़ा शहर है एंटवर्प, सबसे ज्यादा आबादी वाला एंटवर्प नाम का एक शहर है बेल्जियम में। पश्चिमी देशों ने यह कह दिया है कि भैया अगर हम कोई भी हीरा मंगाएंगे तो उसकी आपको पहले एंटवर्प में जांच करानी पड़ेगी, उसकी जांच मैंडेटरी हो गई है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कोई हीरा भारत में पॉलिश हुआ और आप उसे पश्चिमी देशों में भेजना चाहते हैं तो आप सीधे नहीं भेज सकते, आपको पहले उसको एंटवर्प भेजना पड़ेगा। एंटवर्प में उस हीरे की पूरी जांच होगी कि भैया ये रूस से तो नहीं आया है, तो आपको सब बताना पड़ेगा, आपने कहां से खरीदा, कितने में खरीदा, आपका प्रॉफिट कितना है, आपका मार्जिन कितना है, आप कितने दाम पे बेच सकते हो। तो यार कोई भी व्यापारी ये सारी सूचना शेयर करना नहीं चाहेगा ना, कि भाई मान लो अगर जैसे आपको कोई भी चीज आप खरीदते हो, मान लो ये प्लास्टिक की बोतल आपने खरीदी, पानी की बोतल, ये आपको मार्केट में 500 रुपए की मिल रही है। आप दुकानदार से पूछो कि यार इसकी लागत कितनी है, दुकानदार बताएगा क्या आपको? दुकानदार बोलेगा सर लागत नहीं है, कीमत 500 रुपए। भाई कोई, ये तो ट्रेड सीक्रेट है ना उसका, हो सकता है 25 रुपए में बन जाती हो, 450 रुपए उसका प्रॉफिट ही हो, 475 रुपए। तो कोई भी व्यापारी जो है आमतौर पे अपनी लागत बताना नहीं चाहता। ये तो कॉमन सेंस है ना यार, कि मैं क्यों बताऊं यार, फिर आप मेरे से नेगोशिएट करोगे। अब अगर मैं आपको बता दूं कि सर ये बोतल जो है ये तो 25 रुपए की बनती है केवल, मैं आपको 500 की बेच रहा हूं, फिर आप नेगोशिएट करोगे कि नहीं करोगे? अरे यार इतना मार्जिन क्यों ले रहे हो, 25 की बनती है तो 200 की दे दो यार, 500 की क्यों दे रहे हो? बात सही है कि नहीं है? तो ये जो अतिशय जानकारी, इसमें क्या होगा, इस जांच के लिए जो अतिरिक्त जानकारी भारतीय उद्योग, कहीं के भी उद्योगपतियों को जो शेयर करनी पड़ेगी, ये जानकारी उनके लिए नुकसानदायक है, वो नहीं चाहते कि इसको शेयर करें। इसके अलावा एंटवर्प में जांच कराने की प्रक्रिया जो है उसके कारण देरी होती है, कि भैया ऑर्डर आया, अब उस ऑर्डर को हम डिलीवर तो कर सकते हैं लेकिन पहले एंटवर्प में हमें सारे हीरों की जांच करानी पड़ेगी। यह अपने आप में प्रॉब्लमेटिक बात है कि नहीं है? तो भारत का जो हीरा व्यापारी संगठन है, भारत के हीरा व्यापारी इस बात से चिंतित है। और याद रखिए, मैं हीरे के बड़े व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े व्यापारी धनवान होते हैं, लेकिन जो कारीगर होता है हीरे का वो तो गरीब होता है ना यार। तो एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जो हीरे के कारीगर हैं, और जिनमें से ज्यादातर लोग गरीब हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा धनवान नहीं है। तो ऐसे में अगर ये उद्योग बर्बाद हुआ तो इन 10 लाख लोगों पर एक नौकरी का भी संकट आ जाएगा। तो भारत ने इस समय बेल्जियम से मांग ये करी है, बेल्जियम के सामने मांग ये रखी है कि भैया चलो हालांकि भारत का स्टैंड ये है कि भारत ये कहता है कि ये एक देश दूसरे देश पर जो प्रतिबंध लगाते हैं इनको हम नहीं मानते। प्रतिबंध आना चाहिए तो यूएन से आना चाहिए, वरना कोई प्रतिबंध नहीं माना जाना चाहिए। भारत का स्टैंड आमतौर पे, औपचारिक स्टैंड भारत का हमेशा ये रहा है। लेकिन चलिए, आपने प्रतिबंध लगाया, वो आपका आंतरिक मामला है, उसमें हम नहीं जाएंगे। भारत ने बस ये कहा है कि ये जो एंटवर्प में जांच होती है, ये जांच आप भारत में शुरू कर दीजिए। आप अभी के लिए इतना कर दीजिए कि ये एंटवर्प में जो आपने जांच की बात कर रखी है कि भैया जांच केवल एंटवर्प में होगी, आप ये कर दीजिए कि ये जांच आप कम से कम इसका सेंटर आप भारत में बना दीजिए, क्योंकि भारत एक बड़ा सप्लायर है। आप हमारे यहां सेंटर खोल दीजिए, हम इसकी जांच करके आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि भैया ये हीरा जहां से आपको चाहिए वहीं से है। ठीक है? तो इससे क्या होगा, ये जो अतिरिक्त जानकारी हमको देनी पड़ती है एक दूसरे देश को, वो हमें नहीं देनी पड़ेगी, और ये जो अतिशय देरी जो होती है, ये देरी भी नहीं होगी, और हम ऑर्डर को ठीक से प्रोसेस कर पाएंगे। तो यह मांग जो है भारत के विदेश मंत्रालय ने बेल्जियम के विदेश मंत्रालय के सामने रखी है। अभी हमको देखना पड़ेगा कि इस पूरे प्रक्रिया में क्या होता है, क्या तरक्की होती है। देखिए, मैं आपको समझाना यह चाहता हूं इसमें कि भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था ये। मैं आशा करता हूं कि आप इसका आर्टिकल पढ़ेंगे जो हिंदू में आया तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसको बहुत सरल करके आपको समझाया है। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ये भी समझिए कि युद्ध जो होता है केवल सेनाओं और ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच में नहीं होता, उसका प्रभाव आम नागरिक, आम व्यापारियों पर भी पड़ता है। ये बात भी हमको समझने की आवश्यकता है। ठीक है? मैं आशा करता हूं ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। जाने के पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है कब शुरू हो रहा है? 15 तारीख को शुरू हो रहा है।
है 15 अप्रैल 2024 को P2I बैच जो है वो शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, शाम को 6 बजे वाला बैच है, इवनिंग बैच है इस बार हमारा। कोड वही है जो आप जानते हैं, एजे लाइव मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन। 2025, 26, 27 के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। 29,999 रुपए में आप इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, 18 किताबों का सेट, क्षमा कीजिएगा 18 किताबों का सेट जो आपके घर पहुंचेगा। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे, हमारे सानिध्य में रहकर आप तैयारी करेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही व्यवस्थित आकार देने का प्रयास कीजिए। चलिए, इस सत्र से, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।